Hello everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हाइपर और हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने थायराइड हार्मोन के मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी और उसके फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम बायोसिंथेसिस को देखते हैं कि कैसे बायोसिंथेसिस होता है थायराइड ग्लैंड का या थायराइड हार्मोन का, मतलब थायरॉक्सिन का, क्योंकि थायराइड हार्मोन क्या है, थायराइड हार्मोन हमारा थायरॉक्सिन है। तो थायरॉक्सिन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है वो देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे क्या हाइपर और हाइपोसिक्रेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कह रहे बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड। बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड जो होता है उसका क्या सिस्टम है कि जो बायोसिंथेसिस होता है ये भी एक पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, ये भी एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और देखा जाए तो ये प्रोसेस जो है ये वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो 4 स्टेप में फर्दर डिवाइडेड है और 4 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, जिसमें पहला स्टेप क्या है, ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन। आयोडीन का ट्रैप होना, जो आयोडीन को ट्रैप कैसे करा जाएगा पहले वो होता है। फिर जो आयोडीन ट्रैप की जाएगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। पहले ट्रैप होगा आयोडीन, फिर जो आयोडीन ट्रैप हुआ रहेगा उस ट्रैप्ड आयोडीन का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, ऑर्गेनिफिकेशन और उसके बाद कपलिंग। ये 4 प्रोसेस हैं जिससे एक बायोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इन सारे प्रोसेस को एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। अब बात करते हैं ट्रैपिंग की, कि ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन क्या है। तो जो भी आयोडीन, पहली बात कि आयोडीन हमको मिलेगा कहाँ से। आयोडीन हमको मिल कहाँ से रहा है, या तो हमारे जो भी हम फूड वाटर जो भी खान पान ले रहे हैं हम, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसमें से आयोडीन को एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो भी हम खाना खा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ पी रहे हैं जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है, तो उसमें से आयोडीन को एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्या हो रहा है, द आयोडीन फ्रॉम फूड एंड वाटर एब्जॉर्ब बाय लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन का जो काम हो रहा है वो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में जाकर के हमारे जो भी आयोडीन है वो हमारे फूड और वाटर से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इज कंसंट्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड फ्रॉम ब्लड परफ्यूजिंग द ग्लैंड। और फिर वो क्या होगा, कंसंट्रेट किया जाएगा किसके थ्रू, थायराइड ग्लैंड के थ्रू। पहले सिंपल क्या हो रहा है, हम कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी पी रहे हैं, उसमें प्रेजेंट है हमारा थायराइड ग्लैंड, उसमें प्रेजेंट है हमारा आयोडीन। अब क्या होगा, उस आयोडीन को जब पूरी प्रोसेस होती है डाइजेशन की, तो लास्ट में थोड़ा मोड़ा जो बचा रहता है उसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। तो आयोडीन का एब्जॉर्प्शन भी जो होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन से ही होगा। उसके बाद उसको कंसंट्रेट करेगा, कौन करेगा, तो थायराइड ग्लैंड ही जो है उसके बाद उसको कंसंट्रेट कर देगा। ठीक, उसके बाद जो आयोडीन का अपटेक जो होता है इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। जो TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, इस पर डिपेंड करता है कि आयोडीन का कितना अपटेक होगा, कितना ज़्यादा आयोडीन लिया जा रहा है, ये कौन इन्फ्लुएंस करेगा, ये इन्फ्लुएंस करता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ट्रैप करना था यहाँ पे पहले आयोडीन को, हमने कहा कई प्रोसेस हो रही हैं, ट्रैप होगा फिर ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे ट्रैप करना मतलब जी, मान लीजिए हमें किसी से काम कराना तो पहले हमें उसको पकड़ना होगा ना। तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो जा रही है, कहाँ से हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की मेथड से हो जा रहा है। और फिर उसको कंसंट्रेट कौन कर दे रहा है, हमको पता है उसको कंसंट्रेट करने वाला भी कौन है, थायराइड ग्लैंड है। और TSH जो है वही स्टिमुलेट करेगा कि कितना थायराइड जो होता है वो अपटेक होगा। अब उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। जब एक बार को थायराइड ग्लैंड जो है आयोडीन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा।
तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, जो माइक्रोविलाई होगी थायराइड फॉलिकल सेल्स की, वहां पे जो अपटेक हुआ, फिर थायराइड ग्लैंड ने उसको क्या किया, कंसंट्रेट किया। अब थायराइड ग्लैंड में जो हमने हिस्टोलॉजी में पढ़ा था कि फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी जो माइक्रोविलाई होगी थायराइड फॉलिकल सेल्स की, आयोडीन इज कन्वर्टेड इनटू फ्री आयोडीन। वहां पे जो आयोडीन होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्री आयोडीन में। जैसे आप इसके पहले वाले स्लाइड में देख रहे थे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आयोडीन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, फिर उसको कंसंट्रेट किया, ये फ्री फॉर्म में नहीं है आयोडीन। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जो आयोडीन है उसको फ्री फॉर्म में किया जाएगा, ठीक, उसको कन्वर्ट किया जाएगा उसके फ्री फॉर्म में। आप देखिए यहाँ पे 2Ki है, फिर K प्लस अलग हो रहा है, I अलग हो रहा है, फिर परऑक्सीडेज रिएक्शन की प्रेजेंस में, परऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जो आपका आयोडीन है वो हो जा रहा है, ठीक। और दिस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम परऑक्सीडेज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आयोडीन का, ठीक। तो पहले ट्रैप हुआ, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, ऑर्गेनिफिकेशन। क्या होगा, अब यहाँ पे आयोडीन का ऑर्गेनिफिकेशन होना है। तो ऑर्गेनिफिकेशन में क्या होगा कि कह रहा है जो फॉलिकुलर सेल है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन। एक क्या करता है, जो फॉलिकुलर सेल है वो सिंथेसिस करता है ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबिन, which passes into collide by the process of endocytosis। फॉलिकल सेल्स ने सिंथेसिस किया, किसका सिंथेसिस किया, ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबिन का। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन जो है वो पास किया जाएगा कोलाइड सेल में। हिस्टोलॉजी से आपको याद होगा कि कोलाइड सेल्स भी थे, किस प्रोसेस से, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी, और एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से ये जो ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन है वो कोलाइड सेल्स में पास कर दिया जाएगा। और वहां पे जो फ्री आयोडीन प्रेजेंट है वो क्या करेगा, अटैच टू द थर्ड पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। वो जो इस प्रोटीन का जो थर्ड पोजीशन वाला अमाइनो एसिड है उससे जाकर के अटैच हो जाएगा, उससे जाकर के जुड़ जाएगा। और जैसे ही वो उससे जुड़ेगा तो उससे जुड़ करके वो क्या बना लेगा, उससे जुड़ करके वो बनाएगा मोनोआइडोथायरोसिन। क्या बनाएगा, मोनोआइडोथायरोसिन। सिंपल सी बात ये समझनी है कि जो फॉलिकुलर सेल है, फॉलिकुलर सेल कुछ बना रहा है, क्या बना रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन जो है वो बन तो रहा है फॉलिकुलर सेल में, लेकिन उसको पास करना है कोलाइड सेल में। कोलाइड सेल में वो पास हो रहा है कौन सी मेथड से, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से जब वो उसमें पास हो जा रहा है तो वहां पे जो फ्री आयोडीन, इसके पहले ऑक्सीडेशन में हमने फ्री आयोडीन जनरेट किया ही है, वो फ्री आयोडीन इसके थर्ड पोजीशन पे, थर्ड अमाइनो वाले पोजीशन पे जाकर के अटैच हो जाएगा। जैसे ही एक प्रोडक्ट पहले से प्रेजेंट है, एक दूसरा अगर के उससे जुड़ रहा है तो कुछ नया बनेगा। तो यहाँ पे भी बन रहा है, और कुछ नया में क्या बन रहा है, मोनोआइडोथायरोसिन। क्या बन गया, monoiodothyrosin। When this monoiodothyrosin further iodinated at 5th position, they form diiodothyrosin। ये monoiodothyrosin तो बन ही गया। अब ये monoiodothyrosin जो है ये दोबारा से आयोडोनेटेड हो रहा है, दोबारा से इसमें एक और आयोडीन ग्रुप आकर के जुड़ रहा है। तो इसके जुड़ते ही ये क्या बना ले रहा है, यहाँ पे जो मोनोआइडोथायरोसिन बना था अब ये किस चीज का फॉर्मेशन कर लेगा, ये कर लेगा डाईआइडोथायरोसिन का। तो क्या हुआ कि सबसे पहले ट्रैप किया गया, मतलब आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लिया गया लार्ज इंटेस्टाइन से। फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो था उसको कंसंट्रेट फॉर्म में कर दिया। फिर उसका ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आयोडीन जो है वो फ्री फॉर्म में हो जाए, वो फ्री रहेगा तभी तो जाकर के किसी से जुड़ेगा, तो उसको फ्री कर दिया जा रहा है ताकि फिर क्या होगा कि ऑर्गेनिफिकेशन की प्रोसेस होगी जिसमें वो किससे ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन से जाकर के जुड़ रहा है थर्ड पोजीशन पे, उसके थर्ड अमाइन वाले पोजीशन पे, तो जिससे मोनोआइडोथायरोसिन बन रहा है। और फिर वो फर्दर एक बार और आयोडोनेटेड हो रहा है
तो 5th पोजीशन पे जाकर के जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, डाई आइडोथायरोसिन। डाई आइडोथायरोसिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो इसमें क्या है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये है आपका मोनोआइडोथायरोसिन का, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये दिख रहा है आपका डाई आइडोथायरोसिन का। देखिए यहाँ पे एक ही आयोडीन ग्रुप रहेगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट हैं। वो मोनोआइडोथायरोसिन का है और ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, डाई आइडोथायरोसिन का। अब लास्ट स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप था कपलिंग। जो बायोसिंथेसिस हम पढ़ रहे थे उस बायोसिंथेसिस का जो लास्ट स्टेप है वो है कपलिंग। कपलिंग में क्या है कि कपलिंग इज द प्रोसेस इन विच 2 मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंड टुगेदर। कपलिंग नाम से समझ में आ रहा है, कुछ कपलिंग हो रही है, कुछ कपल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कपल्स में क्या होते हैं, 2 ही लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी एक कपलिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो जाकर के आपस में जुड़ते हैं। 2 molecules are get joined together if MIT मतलब मोनोआइडोथायरोसिन जो होगा coupled if 2 molecules of DIT coupled with each other they form T4 hormone। ठीक, अगर 2 molecules, देखिए यहाँ पे मोनोआइडोथायरोसिन है, मोनोआइडोथायरोसिन जो हो रहा है DIT मतलब डाई आइडोथायरोसिन के साथ जुड़ रहा है, तो किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, T3 और एलेनिन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका, T3 और एलेनिन का फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं जब 2 डाई आइडोथायरोसिन वाले मॉलिक्यूल ही जा करके जुड़ रहे हैं तो T4 का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में एलेनिन तो बन ही रहा है। तो हमें अल्टीमेटली क्या पढ़ना था, बायोसिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का ही फॉर्मेशन कराना था। तो वो हमने देखा कैसे कैसे हो रहा है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। 4 स्टेप कौन कौन सा था, पहले ट्रैप करना था, फिर ऑक्सीडेशन करना था, फिर ऑर्गेनिफिकेशन करना था, फिर कपलिंग करा देना था। तो ट्रैप किया गया, फिर उसको कंसंट्रेट किया गया थायराइड ग्लैंड के थ्रू, फिर उसको क्या किया गया, फ्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन करा करके आयोडीन को फ्री फॉर्म में प्रेजेंट कराया गया, फिर ऑर्गेनिफिकेशन कराया गया, मतलब MIT और DIT का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये MIT DIT क्या कर रहे हैं, ये कपलिंग कर रहे हैं। अगर MIT DIT के साथ कपलिंग कर रहा है तो T3 का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर DIT DIT ही कर रहा है तो T4 का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये मोनो है और ये डाई है, मोनो और डाई मिलकर के 3 बनाएंगे ही, तो T3 का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों डाई डाई हैं मतलब 2-2 मिल रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, 4 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो T4 का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये है बायोसिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का बायोसिंथेसिस हमने देख लिया। अब हमने थायराइड ग्लैंड को पढ़ा, तो थायराइड ग्लैंड के हाइपोसेक्रेशन और हाइपरसेक्रेशन को भी थोड़ा सा देख लेते। हालांकि हमने फंक्शन में थोड़ा देखा है, लेकिन अभी जो हम हाइपो और हाइपरसेक्रेशन देखेंगे वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइपो और हाइपरसेक्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है। अब देखिए हाइपो, कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में कि हाइपो में ज़्यादा होता है कि हाइपर में ज़्यादा होता है। तो आप इस तरीके से याद करिए कि ऐसे नॉर्मली हम बात करें तो हाइपो जो होता है वो डेफिशिएंसी को डिनोट करता है, और हाइपर जो होता है वो एक्सेस, सॉरी, हाइपो जो होगा वो डेफिशिएंसी हो जाएगी और हाइपर जो होगा वो एक्सेस केस जब होगा तो वो। अब आपको याद कैसे रखना है, आप याद रखो कि हम कहते हैं ना कि जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो हम कहते हैं भाई इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, कि हम किसी को भी कहते हैं ना कि भाई इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, तो हाइपर हम उसको कब कहते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो हाइपर से हमें याद रखना है कि ज़्यादा होगा, एक्सेस कंडीशन होगा। तो फिर उसके बाद जो एक बच रहा है हाइपो, वो क्या होगा, आपका डेफिशिएंसी वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक, तो पहले हम हाइपोसेक्रेशन को देख लेते हैं, फिर हाइपरसेक्रेशन देखेंगे। तो हाइपोसेक्रेशन मतलब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, थायरोक्सिन की या थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी। द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन
प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ क्लिनिकल डिसऑर्डर्स। कमी होगी तो भी दिक्कत है, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है। दिक्कत दोनों केस में, चाहे कमी हो चाहे ज़्यादा हो, दिक्कत दोनों केस में है। इसलिए कंडीशन जो होती है वो नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मल तो हमने सब कुछ पढ़ ही लिया, अब हमें देखना है कि अगर कभी बढ़ जा रहा है या कभी घट जा रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है। तो अगर हाइपोसेक्रेशन हो रहा है इन द सेंस कि कमी हो रही है आपके अंदर, तो उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये डिपेंड करता है कि क्या डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी है, मतलब कितनी कमी है, किस एज में है। ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपको कैसी प्रॉब्लम होगी। बच्चों में कुछ और होता है, अडल्ट में कुछ और होता है। थोड़ा मोड़ा कमी है तो कुछ और दिक्कतें होंगी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो कुछ और कंडीशन होगा। ठीक, तो डेफिशिएंसी जो होती है थायराइड हार्मोन की, उससे बहुत ढेर सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत ढेर सारे क्लिनिकल डिसऑर्डर होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी, वो डिग्री और एज एट विच इट अकर, और किस एज पे ये डेफिशिएंसी हो रही है, इस पे बेस होगा कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि अगर हम चाइल्डहुड की बात करें, अगर छोटे में, बचपने में अगर आपको थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है, तो उस कंडीशन में जो डिसऑर्डर होगा या जो दिक्कत आएगी उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं क्रिटिनिज्म। क्या होता है उस टाइम में, उस टाइम में जो दिक्कत होता है या जो डिसऑर्डर होता है, उस डिसऑर्डर का नाम होता है क्रिटिनिज्म। और इस डिसऑर्डर में होता क्या है, लैक ऑफ स्केलेटन डेवलपमेंट, स्केलेटन डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट नहीं होगा, रिजल्टिंग डिफॉर्म बोन, जिससे क्या होगा, अब जब स्केलेटन डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है तो बोन्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो बोन्स अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाते हैं। एंड शंटेड बॉडी ग्रोथ, मतलब बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती है अच्छे से। ठीक, तो ओवरऑल अगर बच्चा है, कोई चाइल्डहुड है, किसी को चाइल्डहुड में थायरॉक्सिन की कमी हो रही है, थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है, तो उस टाइम में क्या होगा, उसका ग्रोथ जो है वो पूरा का पूरा ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगा, अच्छे से बच्चे का ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। ये एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन भी होगा, किसकी वजह से, थायराइड हार्मोन की कमी होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। जैसे क्या होगा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब मेंटल रिटार्डेशन मतलब मेंटल डेवलपमेंट जो होता है या मेंटल ग्रोथ जो होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, वो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी होने की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम ही अफेक्ट हो जा रहा है। नर्वस सिस्टम ही अफेक्ट हो जा रहा है तो उसका दिमाग अच्छे से काम करेगा, नहीं करेगा। अगर आपका नर्वस सिस्टम सही से काम न करे तो आपका बॉडी कंट्रोल या कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम ही नहीं कर सकता। कब क्या रिस्पॉन्स देना है, कौन से स्टिमुलस के लिए कौन सा रिस्पॉन्स देना है, ये वो समझ नहीं सकता। और जब ये वो समझ नहीं सकता तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो क्या हो रहा है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है। टंग लार्ज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम सैगिंग माउथ, क्या होगा, लार्ज टंग मतलब जीभ जो होगी वो भी लंबी लंबी दिखेगी और मुंह से बाहर निकली हुई दिखेगी। ठीक है, सैगिंग माउथ मतलब जैसे लार्वा टपकता रहता है ना, उस टाइप का, और ऐसे बाहर निकला हुआ रहेगा। एंड क्वाड बिल्ड एब्डोमेन, बीएमआर इज लो, और बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होता है, बीएमआर जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक, बीएमआर भी लो हो जाएगा, जिससे क्या होगा, स्लो पल्स एंड रेस्पिरेशन रेट। अब बीएमआर लो हो रहा है मतलब पल्स रेट भी लो हो जा रहा है, उसका रेस्पिरेशन रेट भी हो जा रहा है, बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। नॉर्मल कंडीशन से ये सारी चीज़ें लो होंगी। ठीक, सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिकम रिटार्डेड, सेक्स ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी जो हैं वो भी रिटार्ड हो जाएंगे, उनका भी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, उनमें भी दिक्कतें देखने को हमें मिलेंगी। तो ओवरऑल क्या होता है कि अगर चाइल्डहुड में मतलब बचपने में छोटे पे अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है
तो इसका ओवरऑल एक मतलब हो रहा है कि डेवलपमेंट बच्चे का अच्छे से नहीं हो पाएगा। और डेवलपमेंट मतलब किसी भी चीज़ का, आपने देखा है स्केलेटल सिस्टम का भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नर्वस सिस्टम का भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जब किसी चीज़ का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा तो बेसिक मतलब मेटाबॉलिक रेट से उसके कैसे सही रहेंगे। तो इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली जा करके उसके मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करती हैं और बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी बच्चे का लो हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट और हार्ट रेट और ये सारी चीज़ें, पल्स रेट, ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट, पल्स रेट, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, धीरे हो जाती हैं। मतलब पूरी बॉडी की मैकेनिज्म ही क्या होगी, स्लो हो जाएगी। आप कह सकते हो एक नॉर्मल लैंग्वेज में, या मैं आपको समझाने के लिए कह सकती हूँ कि बच्चा जो है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा हर चीज़ में। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है अगर कमी हो रही है तो। ये तो बात हुई थी कि बच्चे की। अब हम बात करेंगे अडल्ट में कि अगर कोई अडल्ट पर्सन है तो उसके साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर कोई अडल्ट पर्सन में ये थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है तो एक डिसऑर्डर होता है और उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं मिक्सोडिमा। क्या कहते हैं, मिक्सोडिमा। और इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं गर्ल्स डिजीज, मिक्सोडिमा या गर्ल्स डिजीज। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बॉडी बेसिक मेटाबॉलिक रेट की बात कर लीजिए या टेम्परेचर की बात कर लीजिए, ये सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं, ये स्लो हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि BMR भी लो हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर भी जो होगा वो लो हो जाएगा। द BMR, बॉडी टेम्परेचर एंड पल्स रेट लोवर्ड। ठीक है, पल्स रेट लोअर हो जा रहा है, BMR लोअर हो जा रहा है, बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जा रहा है। चेहरे पे आपको पफनेस देखने को मिलेगा, मतलब चेहरा जो है वो सूजा सूजा सा दिखेगा। ऐसे लगेगा कि ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो लगेगा कि एकदम फुला हुआ है, सब पफी पफी सा दिख रहा है। आंखें लगेंगी कि बाहर निकली हुई हैं। क्या हो रहा है, कंसिडरेबल पफनेस, फेस पे आपको पफनेस देखने को मिलेगा। एंड हैंड, ऐसा हाथ वगैरह में भी लाइक आप देखोगे तो लगेगा कि यार एकदम फुले फुले से, एकदम पफी पफी से हैंड फीट, कभी कभी फीट में भी होता है और फेस पे दिखेगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पफनेस हो रहा है, मतलब फूल रहा है, तो मतलब वहाँ पे कुछ तो प्रेजेंट हो रहा है जिसकी वजह से चीज़ें जो हो रही हैं मोटी हो जा रही हैं। मोटी कब होती है, जब वहाँ पे किसी चीज़ का एक्यूमुलेशन होगा। तो यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ सेमी फ्लूइड मटेरियल अंडर द स्किन। क्या हो रहा है, ये जो थिकनिंग हो रही है स्किन की, जो हमें थिकनिंग देखने को मिल रहा है, जिससे पफनेस देखने को मिल रहा है, हम कह सकते हैं कि मोटा हो जा रहा है या फुल जा रहा है या स्वेल कर जा रहा है, वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे डिपोजिट हो रहा है। क्या डिपोजिट हो रहा है, सेमी फ्लूइड मटेरियल जो होता है अंडर द स्किन। जहाँ पे पफनेस देखने को मिल रहा है वहाँ पे हो क्या रहा है, स्किन के नीचे सेमी फ्लूइड मटेरियल जो हो रहे हैं वो डिपोजिट हो जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब स्वेलिंग दिख रही है, फुला फुला सा दिख रहा है। द स्किन बिकम्स ड्राई एंड हेयर लॉसेस अकर। ठीक, स्किन जो होगी वो भी बहुत ड्राई हो जाती है और हेयर लॉस, बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी तो सबके बाल झड़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आज ये सब पढ़ने के बाद क्या करना, सब सोचने लगना कि अरे रे 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 लग रहा है कि दिक्कत हो गया है। जिसको दिक्कत होगी, हेयर लॉस तो आजकल नॉर्मली सबके हो रहे हैं, हेयर लॉस के साथ और भी सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि जनरली ऐसा होता है जब हम पढ़ाई करते हैं या किसी डिजीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार ऐसा तो हमारे साथ भी मैच कर रहा है, हमें भी यही प्रॉब्लम है क्या। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ बहुत होता था। तो ऐसा आप नहीं सोचिएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सेक्शुअल डेवलपमेंट इज़ रिटार्डेड, सेक्शुअल डेवलपमेंट भी रिटार्ड हो जाएगा। अब आप ये देखो, हमने चाइल्डहुड वाला पढ़ा था, फिर हमने अडल्ट वाला पढ़ा, बहुत सी चीज़ें सिमिलर थी। सेक्सुअल डेवलपमेंट वहाँ पे भी रिटार्ड हो रहा था, यहाँ पे भी रिटार्ड हो रहा था। BMR वहाँ पे भी लो था, यहाँ पे भी लो है। पल्स रेट वहाँ पे भी लो था, पल्स रेट यहाँ पे भी लो था। ठीक है, और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो पफनेस वगैरह वाली जो बातें हैं, जो स्वेलिंग आ जा रही है, और वो स्वेलिंग आ भी क्यों रही है, क्योंकि वहाँ पे सेमी फ्लूइड मटेरियल्स का डिपोजिशन हो जा रहा है। इसकी वजह से पफनेस या स्वेलिंग जो हो रही है वो देखने को मिल रही है। ठीक, देखिए ये डायग्राम मतलब सॉरी, ये
फिगर देखिए, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये जो बंदे का चेहरा जो दिख रहा है, ये आप देखिए यहाँ पे पफनेस दिख रहा है, यहाँ पे पफनेस दिख रहा है, यहाँ पे हो रहा है पफी पफी सा लग रहा है। तो ये सारी आपकी हेयर जो हो रहा है बहुत ड्राई हो जाएगा, जो स्किन होगी वो भी बहुत ड्राई हो जाएगी। तो ये सारे केस जो होते हैं ये जब कमी होती है तो देखने को मिलता है, और इस कंडीशन को हम क्या कह रहे थे, मिक्सोडेमा। क्या कह रहे थे हम इस कंडीशन को, मिक्सोडेमा, और या तो गर्ल्स डिजीज। ठीक है, अब एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर भी होता है। सिंपल ग्वाइटर क्या है, ये भी डेफिशिएंसी डिजीज ही है। डेफिशिएंसी डिजीज है मतलब कि क्या हो रहा है कि ग्वाइटर जो होता है, जिसको जनरली क्या होता है गांव में या ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में लोग कहते हैं घींघा। ठीक है, आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम जनरली ये किस पे होता था ना, जब नेशनल टीवी पे ऐड दिखाते थे तो आयोडीन के प्रचार में ये दिखाते थे, ऐसे देखते तो यहाँ पे ऐसे फूला फूला सा लगता था। ठीक, तो उसी को हम सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। होता क्या है इसमें, डेफिशिएंसी डिजीज है, ये तो हमको पता है। क्यों पता है, क्योंकि हम हाइपोसेक्रेशन में इसको पढ़ रहे हैं। तो हमको पता है हाइपो में हम उन्हीं को पढ़ेंगे जिसमें कमी की वजह से कुछ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो क्या होता है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ आयोडीन इन द डाइट। अगर आप अपने खाने में प्रॉपर मात्रा में आयोडीन नहीं ले रहे हो, आपके सॉल्ट में आयोडीन प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्वाइटर की प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल रहा है, जितना चाहिए एक बैलेंस डाइट में उतना नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्वाइटर नाम की डिजीज होती है। इस डिजीज में होता क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, जो ग्लैंड है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पे स्वेलिंग दिख रही है, तो हमने पढ़ा भी है कि थायराइड ग्लैंड का पोजीशन यहीं कहीं है, तो उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये पोर्शन जो है वो पूरा आपको स्वेल हुआ फुला हुआ दिखता है। पैथोलॉजिकल इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड। ठीक, एज अ रिजल्ट प्रोट्रूडेड नेक बिकम स्वेल अप, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे आपको पूरा नेक जो लगता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और पूरी स्वेलिंग टाइप की दिखती है। दिस एनलार्जमेंट इज ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ग्लैंड बाय टीएसएच। अब टीएसएच से क्या हो रहा है, ओवर स्टिमुलेशन हो जा रहा है ग्लैंड का, और क्या हो रहा है, जिसकी वजह से थायराइड की कमी हो जा रही है। और फॉर प्रिवेंटिंग दिस डिजीज आयोडीनेटेड सॉल्ट इज टेकन इन द फूड। अगर आपको इस डिजीज से प्रिवेंट होने का, बचने का तरीका क्या है, इस डिजीज से बचने का तरीका यही है कि आप प्रॉपर जो है आयोडीन लेने लगिए। प्रॉपर आयोडीन अगर आप लोगे तो आपको ग्वाइटर जैसी डिजीज नहीं होगी। ठीक, ये तो बात है हाइपोसेक्रेशन की। ठीक, ये बात किसकी हो गई, हाइपोसेक्रेशन की। अब इसमें आप एक पॉइंट और देख लीजिए, क्या कह रहा है, इन हिमालयन रीजन वेयर द आयोडीन कंटेंट ऑफ वाटर इज लो द डिजीज इज फ्रिक्वेंटली अकर। अगर हिमालयन कंडीशन में आप देखोगे तो वहां पे क्या होता है कि वाटर का आयोडीन कंटेंट इतना कम होता है कि लोगों को मिल ही नहीं रहा है, तो वहां पे ये डिजीज जो है वो बहुत ही फ्रिक्वेंट है। तो ये बात हुई हाइपोसेक्रेशन की। अब हम देखेंगे हाइपरसेक्रेशन के बारे में। तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, इतने से आपको समझ में आ गया कि अब हाइपरसेक्रेशन में हम वो कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें जो हो रहा है वो थायराइड हार्मोन या आयोडीन या जो भी है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जा रहा है। जब ज़्यादा हो रहा है तब क्या होगा, ये देखते हैं। ठीक है, दिस कंडीशन जनरली अकर इन अडल्ट लाइफ एंड ऑल्सो रिफर्ड एज थायरोटायराइड केसेस। ठीक है, इसमें ये जनरली किस में हो रहा है, जनरली अडल्ट्स में हो रहा है। तो अभी हमने हाइपोसेक्रेशन में क्या पढ़ा था, हाइपोसेक्रेशन में हमने देखा था सिंपल ग्वाइटर हो रहा था, लेकिन हाइपरसेक्रेशन में क्या होगा, हाइपरसेक्रेशन में भी ग्वाइटर ही हो रहा है, लेकिन कैसा ग्वाइटर है, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। कैसा ग्वाइटर है, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर नाम की एक डिजीज हो रही है। अब क्या हो रहा है, जब कमी थी तो जो बीएमआर था, जो पल्स रेट थी, हार्ट रेट था, बीएमआर था, टेम्परेचर था, ये सारी चीज़ें कम हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस वाली कंडीशन आ गई है। तो वही जो बीएमआर
कम वाले में, डेफिशिएंसी वाले में कम हो रहा था, ये एक्सेस वाले में एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, द BMR इज ग्रेटली इंक्रीज्ड एंड इंडिविजुअल फील्स बर्निंग हिमसेल्फ, और मतलब ऐसा लगेगा ना कि जलन हो रहा है, बहुत जलन टाइप का फील होगा, ऐसा लगेगा कि उसको अंदर से इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, अंदर से वो जल रहा है, ऐसा उसको फील होगा। There is raised nervous excitability and physical activity. नर्वस एक्साइटेबिलिटी मतलब नर्वस जो रिस्पॉन्स है और जो ऐसी चीज़ें हैं वो भी बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अब हमारा नर्व जो है वो जल्दी जल्दी सिग्नल भेजना स्टार्ट करेगा, तो हम हमारी एक्टिविटीज़ भी तो फास्ट हो जाएंगी। वहाँ पे सिग्नल लेट आ रहा था तो एक्टिविटीज स्लो हो रही थी, यहाँ पे सिग्नल फास्ट आ रहा है तो एक्टिविटी फास्ट हो रही है। अब आप सोचो कि ज़्यादा काम करने के लिए हमको अपना मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाना, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम काम ज़्यादा करेंगे, एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो चीज़ों को कनेक्ट करो, वहाँ पे क्या हो रहा था, सिग्नल ही नहीं मिल पा रहे थे, प्रॉपर नहीं आ पा रहे थे सिग्नल, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही थी। जब ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही थी मतलब ज़्यादा सिग्नल नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है तो मेटाबॉलिक रेट क्यों ही बढ़ेगा, तब तो वो घटेगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें बहुत एक्टिव केस में हैं, बहुत एक्टिव हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्टिविटीज़ वगैरह बढ़ी है, नर्वस एक्साइटेबिलिटी बढ़ी है। अब आप सोचो कि जब आप ज़्यादा काम करने लगोगे तो आप थक भी तो जाओगे, उसका रिजल्ट आपकी बॉडी पे भी तो पड़ेगा, फिर आप थक जाओगे, तो उससे क्या होता है, आप फैटिक फील होगा, आपको थकान सा फील होगा। अब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, तो आपका वेट भी कम होगा। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जितना ज़्यादा वर्क करो उतना ज़्यादा वेट कम होता है, खा के पड़े रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम खा रहे हो और उससे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं तो हमारा वेट लॉस होता है, तो उससे क्या हो रहा है, वेट लॉस भी होगा, लॉस ऑफ वेट भी दिखेगा। तो चीज़ें आप देख रहे हो कैसे कनेक्टेड है, नर्वस एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है उसकी वजह से ज़्यादा, जब फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है मतलब BMR ज़्यादा होगा, ज़्यादा काम कर रहे हो आप तो जल्दी थकोगे तो ठीक है, आपका वेट भी जो होगा वो लूज होगा। ठीक है, अब फिर वही बात आ जाती है हार्ट रेट और पल्स रेट वाली। अब मान लीजिए हम दौड़ ही रहे हैं, तो दौड़ते टाइम क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो जब यहाँ पे भी सारी चीज़ें बहुत एक्साइट केस में है, एक्साइट वाले कंडीशन है, तो हार्ट रेट में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा और पल्स रेट में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब हार्ट रेट इंक्रीज है, पल्स रेट इंक्रीज है, ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, तो आप और ऑक्सीजन लेना चाहोगे, तो आप जल्दी सांस लेना चाहोगे, तो कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाएगा। क्या हो रहा है, इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट भी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो कंडीशन हो गई कि क्या क्या हो रहा है। अब अगर एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर के सिम्टम्स की बात कर लें हम, कि सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स में क्या होगा, इंक्रीज्ड इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक्सेसिव स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स, वीकनेस एंड मसल्स एंड सो ऑन। आई बॉल्स मतलब आंखें वगैरह, लगेगा ना कि बाहर, अब कमजोरी हो जाएगी, जब लोग बहुत पतले हो जाते हैं नहीं लगता आंख बाहर आ गई है, ऐसा लगेगा। और इतना काम कर रहे हो, सब कुछ चीज़ें इतनी फास्ट हैं, तो वीकनेस होगा ही, फैटिक हो ही रहा है, तो मसल्स भी थकेंगे ही। ये सारा जो सिम्टम है ये किसका है, ये सिम्टम है एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर का। तो ग्वाइटर और एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर को मैच नहीं करा देना है, दोनों अलग हैं। आप देखिए ये एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर की पेशेंट है, थोड़ा यहाँ पे आपको स्वेलिंग भी दिख रही है, फिर देखिए प्रोट्रूडिंग आइज भी दिख रही हैं, ये एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर की पेशेंट है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म कैन बी ट्रीटेड बाय थायराइड रिमूव बाय सर्जरी। अब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को आपको ट्रीट करना है तो आप क्या करवाइए, सर्जरी करा करके आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव करा सकते हो, निकलवा सकते हो बाय रेडियो एक्टिव आयोडीन। इट इज ऑल्सो ट्रीटेड बाय एंटी थायराइड ड्रग्स कॉल्ड एज ग्वाइट्रोजेंस, या आप एंटी थायराइड ड्रग्स भी ले सकते हो जिसका नाम ग्वाइट्रोजेंस है। और भी कुछ ड्रग्स होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही एक है। तो ये सारा था थायराइड ग्लैंड के बारे में, और यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट ग्लैंड को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।